एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। आज हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान। इसके अंदर जो है बहुत सारे नए क्वेश्चन जो है सीटेट में आ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जो आपको केवीएस, DSSS या फिर अदर एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेट का एग्जाम है या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स है, तो आपको ये पूरी वीडियो बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इसके अंदर नई टर्म्स हम सीखेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत आती है। देखो क्या है कि सीटेट का पेपर में करा रही थी, तो उसमें मैंने 2-3 नई चीजें सीखी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट थी। अब मुझे लगा कि ऐसी जो नई चीजें हैं जो बच्चों के सामने आ रही हैं, तो क्यों ना उन पर एक वीडियो बनाई जाए। ये मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। प्लेलिस्ट होगी मेरी CDP जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए। उसमें ये मैं डालती जाऊंगी ताकि आपको अगर किसी भी एग्जाम के बारे में अगर देखना है तो आप उस प्लेलिस्ट को खोल के देख सकते हैं, जहां ऑलरेडी साइकोलॉजी और पेडागोजी की बहुत सारी वीडियोस रखी हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझेंगे आज, और बहुत सारी ऐसी रिलेटेड टर्म्स को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। सबसे पहले तो बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो देखिए, वैसे तो अगर सिंपल भाषा में कहें समस्या समाधान, बहुत आसान सी चीज लगती है कि यहाँ पे ठीक है, एक समस्या सामने है और उसके सामने हमें कुछ समाधान चाहिए, तो हम किस तरह से वो समाधान ढूंढते हैं। देखो, वैसे तो यही मतलब होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक बहुत ही ऐसी अप्रोच है जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करती है। यानी कि यहाँ पर बच्चे का रोल जो है वो एक्टिव होना चाहिए। बच्चा रटा रटाई चीजों को जो है ना सुनाए, बल्कि वो प्रॉब्लम के कुछ नए सॉल्यूशन ढूंढे। तो यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग कि फॉर्मुलेटिंग न्यू आंसर्स, कि नए जवाब ढूंढे, गोइंग बियॉन्ड द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड रूल्स टू अचीव ए गोल। अगर बच्चे को एक गोल दिया गया है, उसमें एक प्रॉब्लम भी है, तो बच्चा पुराने रटे रटाई चीजों से आगे बढ़े और अपने नए सॉल्यूशंस के साथ सामने आए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, बेसिकली कुछ नए आइडियाज वो लेकर आए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। तो अगर हम एजुकेशन के कंटेक्स्ट में देखें, बच्चों के एक्टिव लर्निंग के कंटेक्स्ट में देखें, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये मतलब होता है कि हम नए सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे। अब देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हर बुक में आपको अलग अलग, किसी में आपको 7 स्टेप मिलेंगे, किसी में आपको 4 स्टेप मिलेंगे, किसी में 5 स्टेप मिलेंगे। जनरल स्टेप्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अपने गोल्स को कि उद्देश्य है क्या हमारा उस प्रॉब्लम के अंतर्गत। ठीक है, और जो प्रॉब्लम होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि प्रॉब्लम को आपको एक तरह से रिप्रेजेंट करके देखना है कि मुझसे एक्चुअल में पूछा क्या गया है। उसके बाद हम एक्सप्लोरिंग पे जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एल्गोरिथम अप्लाई करना है, आपको ह्यूरिस्टिक अप्लाई करना है, या आपको कुछ नई चीज जो है वो अप्लाई करनी है। उसके बाद क्या रेलिवेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो आपको देखना है। उस प्रॉब्लम के वर्ड्स को समझना है, सेंटेंसेस को समझना है, और पॉसिबल सॉल्यूशंस की एक लिस्ट बनानी है। फिर अप्लाई करके देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है बेस्ट सुटेड है। तो कहने का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग है यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं है, जिसमें हम एक ही पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं। वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए हमें बेसिकली मल्टीपल सॉल्यूशंस चाहिए उस प्रॉब्लम के। हो सकता है आपकी क्लास में कुछ बच्चे जो है एक सॉल्यूशन के साथ आए, कुछ 2-3 सॉल्यूशन के साथ आए। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि एक सेल्फ डिस्कवरी होनी चाहिए बच्चों के अंतर्गत कि क्या वो चाहते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो किस तरह से देखते हैं। दीज वर द स्टेप्स। अब ये इनमें वेरिएशन हो सकता है अलग अलग बुक्स में आपके सामने। अब देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है 2 तरीके की हो सकती है। अब क्या है कि कुछ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ लोग ऐसे बहसबाजी करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक होती है ना। डोमेन मतलब जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, जैसे आपका आर्ट हो गया, ठीक है, आपका सोशल साइंस हो गया। तो ये डोमेन्स हो गए। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ इन डोमेन तक ही मतलब संबंधित है, या जनरल भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है? तो देखो, दोनों तरह की होती है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो यस, कुछ सॉल्यूशन जो है मैथ्स के प्रति बहुत यूनिक होते हैं, कुछ कंप्यूटर के प्रति यूनिक होते हैं, कुछ आर्ट के प्रति, कुछ सोशल साइंस के प्रति। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो सॉल्यूशन सिर्फ मैथ्स के लिए है उनको हम कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते, वो डोमेन स्पेसिफिक को ज्यादा वो देते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो भी बच्चे के दिमाग पर डिपेंड करता है कि मैथ्स में एक स्ट्रैटेजी काम आई है तो क्या वो सोशल साइंस में बच्चे के काम आ जाएगी, क्या सोशल साइंस की कोई स्ट्रैटेजी मैथ्स में या लैंग्वेज में काम आ जाएगी। तो ये इंटरचेंजेबली हो सकती है, लेकिन डोमेन स्पेसिफिक बेसिकली ये कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो है डोमेन के प्रति बिल्कुल स्पेसिफिक होती हैं, तो ये डोमेन स्पेसिफिक की वकालत करते हैं। अब आते हैं जनरल। अब जनरल देखो, डे टू डे लाइफ में
आपके सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जिनका सोल्यूशन जो है आप ढूंढते रहते हैं दिन भर। तो ये जनरल उसमें आ गई, जो आपकी कहीं भी अप्लाई हो सकती है। मान लो आपने मैथ्स की कोई ट्रिक समझी है, लेकिन आप शॉप पे गए हैं, आपने कुछ जो है आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने फटाफट से मैथ्स की ट्रिक अपना दी वहां पे, वो आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम थी। या कोई और प्रॉब्लम लगा लीजिए, मान लीजिए घर में जो है रेनोवेशन करवाना है, किस तरह से क्या होना है, ये भी एक तरह की समस्या है। तो इसमें आपने कैसे कर दिया है, मतलब क्या करना आप चाहते हैं, खाना बनाना है, इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम का एकदम से सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। तो ये जनरल चीजें हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है डोमेन स्पेसिफिक भी होती है और जनरल भी होती है, ये आपको याद रखना है। अब एक टर्म है स्कीमा ड्राइवन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि स्कीमा से संचालित होने वाली समस्या समाधान। अब देखो स्कीमा क्या होता है, आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है, गाड़ी चलानी आती है, खाना खाना आता है, ये सारी चीजें स्कीमा है। सिंपल भाषा में कहें तो जो कुछ भी आप जानते हैं वो सब आपका स्कीमा है। आपके माइंड में कुछ मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है जिनको हम स्कीम्स बोलते हैं, उन्हीं से आपका आता है स्कीमा, यानी कि आप जो कुछ भी जानते हैं वो आपका स्कीमा कहलाता है। तो स्कीमा ड्राइवन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगी, व्हेन यू हैव नॉट रियली सॉल्व्ड अ न्यू प्रॉब्लम, जब आपने किसी नई समस्या का समाधान नहीं किया है, बस आपने न्यू प्रॉब्लम को एक पिछली प्रॉब्लम के वर्जन के रूप में देखा और फिर आपको जो पता था आपने उस हिसाब से उसको सोल्व कर दिया। तो ये है हमारी स्कीमा ड्राइवन प्रॉब्लम सॉल्विंग। पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो कई बार हम चीजें पहली वाली स्कीम्स के आधार पर सोल्व करते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें तो ये वो चीज है कि जब आपने किसी नई प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन नहीं निकाला, बट पहले उसकी वैसे ही प्रॉब्लम आपने पहले सोल्व की हुई है और उसी का जो सॉल्यूशन है जो आपने इस पर अप्लाई कर दिया, तो ये आप क्या हो जाएगा, स्कीमा ड्राइवन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉसिबल सॉल्यूशन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं। तो दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एल्गोरिथम और ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स को आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा वो है। और एक होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हम मेनली जो है मैथ्स में यूज करते हैं, सभी को पता होगा। अब क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स की, जैसे हम मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है, मैथ्स में एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं हम, प्लस माइनस सब कुछ करते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इवन आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो जब एल्गोरिथम ये कहता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको अप्लाई कीजिए और आपको गारंटेड एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो गारंटेड होता है जब आप एल्गोरिथम अप्लाई कर पाते हैं। तो मैथ्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कई जगह पे हमारे एल्गोरिथम लगते हैं। जब अगर आप बिल्कुल स्टेप्स बिल्कुल ठीक से फॉलो करेंगे तो आपको आंसर जो है बिल्कुल मिल जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये आपका एल्गोरिथम होता है। एक नई चीज है ह्यूरिस्टिक, आप लोगों के लिए शायद नई नहीं होगी, पढ़ी होगी आप लोगों ने। मैं इसके उसमें नहीं जाऊंगी कि ये किसने दिया, क्या हुआ क्या नहीं, बस मैं यहाँ प्रॉब्लम सॉल्यूशन के अंतर्गत ये एक अप्रोच है। आपको ये बता दूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक अप्रोच होती है, जैसे एल्गोरिथम एक अप्रोच है, ऐसे ही ह्यूरिस्टिक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच मानी जाती है कि इसके थ्रू भी हम प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं। अब ये क्या है, ये भी एक तरह की डिस्कवरी मेथड है, ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी ह्यूरिस्टिक को बोला जाता है। जब हम मेंटल शॉर्टकट्स अपनाते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, मानसिक रूप में फटाफट से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। मान लीजिए आपको वोट देने जाना है, अब आपके सामने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है ना, लेकिन आप जब वोट देंगे तो आप 10 तरह की चीजें नहीं सोचते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं ये बंदा जो है मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसने ऐसे काम किया, तो चलो इसको वोट दे देते हैं, तो वहां पे आप एक तरह से मेंटल शॉर्टकट अपनाते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड अपनाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर हो गया। तो मेंटल शॉर्टकट्स जो आपको एक सोल्यूशन दे देते हैं प्रॉब्लम का, उसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। ओके, और दूसरी चीज सेल्फ डिस्कवरी होती है। यहाँ पर आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते, आप अपने आप डिस्कवर करते हैं कि आपको क्या करना है। अब ह्यूरिस्टिक के अंतर्गत 4-5 टर्म्स आती हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको समझा दूंगी। मीन्स एंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है। देखो, मीन्स एंड एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम डिफरेंट सेगमेंट्स में तोड़ लेते हैं, ठीक है। मान लो 1 ये, 2 ये, 3 4 5, आपने उसके 5 सब गोल्स बना लिए। हमारे पास एक गोल था हमें जो अचीव करना था, आपने इस प्रॉब्लम के और 5 गोल्स बना लिए कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जो है इसको कंप्लीट करोगे। अब इसमें करोगे क्या आप कि आप जो है इसको डिवाइड कर दोगे कुछ सब गोल्स के अंतर्गत, कि पहला मेन एम ये था, इस एम को पाने के लिए मुझे ये छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे और फिर उनको अचीव करने का आप तरीका ढूंढोगे। मान लो आपको 20 पेज का असाइनमेंट बनाना है, तो आपने उसको डिवाइड कर लिया कि इंट्रोडक्शन कैसे होगा, फिर उसके बाद मेन स्ट्रक्चर क्या होगा, फिगर्स में कौन सी यूज करूंगी। इस तरह से ये सारे 4-5 आपने सब गोल सेट कर लिए, फिर इनके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी और उसके बाद इसको कंबाइन कर दिया। तो ये होता है मीन्स एंड एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजीज, मतलब पिछली रणनीतियों का काम करना।
मतलब हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग ये गूगल ट्रांसलेट के थ्रू है, वैसे वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रैटेजीज जो है ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी है, आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, और कई बार जो है हम वापस आकर देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं या क्या पहले क्या हमने अप्लाई किया था। तो इसको बोलते हैं वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी। ये हम आम भाषा में अगर हम देखें तो वैसे भी हम लोग करते हैं। मान लीजिए आपको किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपीज हैं, आपको जो है 3 लोगों को बांटने थे, तो आपने एक को दिए 5,000, उसने कहा नहीं मुझे 5,000 की जरूरत है, मुझे सिर्फ 3 चाहिए, उसने 2 आपको वापस दे दिए, फिर आपने अगले को 3 दे दिए, फिर उसको दे दिए, लास्ट में आप हिसाब लगा रहे हो आपके पास कितने बचे, फिर आप सोच रहे हो कि एक्चुअल मेरे पास कितने थे, तो आप वापस जाके देखते हो। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी होती है इसको बोलते हैं वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रैटेजीज। कई बार जो हमारे सामने वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, या फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के सामने, या फिर कोई और भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे वापस जाकर जरूर देखते हैं कि एक्चुअल में हमसे पूछा क्या गया था, पहले का क्या प्रॉब्लम है जो हमारी अनसोल्व पड़ी हुई है, जिनको हम दोबारा से जाकर देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रैटेजी। एक बार फिर से पीछे जाकर देखना कि कहाँ से स्टार्ट किया था, या फिर कहाँ पर जो है एक स्टेप हमारा कौन सा अनसोल्व रह गया था। इस तरह की स्ट्रैटेजीज को हम वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एनालॉजी पर, एनालॉजिकल थिंकिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग का। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, अब देखो, अब मान लीजिए हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें इसके सॉल्यूशंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचेंगे, ऐसी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे जहां इस तरह की प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, जो सिचुएशन जो हमने पास्ट में शायद सोल्व करी है, तो जो अभी प्रेजेंट में हम जिसको सोल्व कर रहे हैं उसको उन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से हम जोड़कर देखेंगे और उसके बाद हम सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। सपोज कि मुझे अभी सपोज कि मुझे स्कूटी चलाना सीखना है, ठीक है, मेरे लिए एक प्रॉब्लम है या जो भी है, मैं एक जस्ट ये एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैं एक बार स्कूटी चलाने का एक्सपीरियंस साइकिल चलाने के एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो मैं एक बार जरा देखूंगी कि साइकिल में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए थी और स्कूटी में मुझे क्या क्या अप्लाई करना है, बैलेंस मुझे बनाना है, हैंडल संभालना है, ब्रेक पर ध्यान देना है, तो ये सारी चीजें। तो इसको हम बोलते हैं एनालॉजिकल थिंकिंग, जिसमें बेसिकली हम अपनी सर्च को उन सॉल्यूशंस तक लिमिट कर देते हैं, उन सिचुएशंस तक लिमिट कर देते हैं जो हमने पहले फेस की हुई है, जो बिल्कुल कॉमन है हमारी अब की सिचुएशन से। अब जो हमें प्रॉब्लम मिली है वैसी ही सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमें पहले भी मिल चुकी है, तो उन सिचुएशंस को याद करके फिर अप्लाई करना अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी हम आम जिंदगी पे करते ही हैं। और लास्ट है आपका वर्बलाइजेशन, यानी कि शाब्दिक अभिव्यक्ति। जब एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम को शब्द में लेकर आता है और रीजन करता है अपने आप से ही, तो आप देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन कई बार निकल आता है। तो यानी कि शाब्दिक अभिव्यक्ति भी बहुत जरूरी होती है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं। मतलब एक तरह से इफेक्टिवनेस दिखती है वर्बलाइजेशन प्रोसेस की, कि जब कई बार जो है हम अपने हेड में ही अपने सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ये करना है, फिर ये करना है, वो करना है, इस हिसाब से ही हमारे पास कई बार सॉल्यूशन जो है आ जाते हैं। तो एक्सप्लेन करने से भी, वर्बलाइजेशन करने से भी हमें प्रॉब्लम्स के कई सॉल्यूशन जो है मिल जाते हैं। ये जितनी भी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज हैं। पहली एल्गोरिथम थी और ये ह्यूरिस्टिक के अंतर्गत ये 4-5 स्ट्रेटेजी मैंने जो है आपको बताई है। अब देखो, जो सीटेट के पेपर में पूछे गए थे ये, और ये पहले डीएसएसबी के पेपर में भी पूछे जा चुके हैं, तो ये वीडियो जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल फिक्सनेस और रिस्पॉन्स सेट। देखो, कुछ चीजें जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है लिमिट करती है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं देती है, क्योंकि हमारे माइंड में ना बहुत सारी चीजें फिक्स रहती हैं और हम जो है क्या करते हैं, हम कन्वेंशनल तरीके से सोचते हैं, नए तरीके से सोचने नहीं देती है कुछ चीजें हमें। तो उसमें ही ये जो 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, एक है फंक्शनल फिक्सनेस और एक है रिस्पॉन्स सेट। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यात्मक स्थिरता क्या होती है। देखो, फंक्शनल फिक्सनेस क्या होता है, बेसिकली हमें लेटरल सोचने में हेल्प नहीं करता है, ये हमें कन्वेंशनल तरीके से सोचने का वो करता है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली लोग जो है फिक्स हो जाते हैं ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस पर ही, एक जो पिछले हमने जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस है उन्हीं पर हम लोग फिक्स हो जाते हैं और नए मेथड्स हम नहीं निकाल पाते हैं इस वजह से। इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, या फिर संज्ञानात्मक फ्लेक्सिबिलिटी को संज्ञानात्मक लचीलापन आप कह सकते हैं। तो फंक्शनल फिक्सनेस में होता क्या है, देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए एक बुलेटिन बोर्ड है, आपको यहाँ पर एक बोर्ड तैयार करना है, सपोज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर तैयार करना है आपके स्कूल में, ठीक है, आपको पेपर्स लगाने हैं इस बोर्ड के ऊपर। तो थंब स्टैक होते हैं, यानी कि जो पिन्स होती हैं, बोर्ड पिन्स होती हैं, आप उनसे लगा सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको बोर्ड पिन्स नहीं मिल रही, आप लगातार लगे हुए ढूंढने बोर्ड पिन्स में, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अनदर सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप स्टेपलर का यूज कर सकते हो, स्टेपलर से उसको फिक्स कर सकते हो। एक हो सकता है कि आपको टेप मिले, डबल टेप, उसको पीछे लगा के उसको फिक्स करवा सकते हो।
तो आप इन सॉल्यूशन की बजाय अगर आप थंब पिन से ढूंढने लग जाओ कि नहीं मुझे तो वो बोर्ड पिन से चाहिए ढूंढने के लिए, तो ये फंक्शनल फिक्सनेस का एग्जांपल है। जब आप सिर्फ कन्वेंशनल मटेरियल पर ही ध्यान देते हो अपना कि नहीं वही यूज होना था इसमें तो, और आप उसी में टाइम वेस्ट करे जा रहे हो अपना ढूंढने के लिए। ऐसे जब हम कई बार क्या करते हैं, हमें जो कील नेल्स आप जानते हो ना, तो कील लगानी होती है घर में कई बार, तो हम जो है हैमर ढूंढते हैं, हथौड़ा ढूंढते हैं। हालांकि हम सब लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोगों की बात है कि फंक्शनल फिटनेस हो जाती है। अब कील लगानी है, हथौड़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप स्टिल हथौड़ा ढूंढने में लगे हुए हैं बजाय कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढने की कि हम किससे और इसको वो कर सकते हैं। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस के एग्जाम्पल है कि आप जो है कन्वेंशनल जो मटेरियल है उनके यूज पर ही आप फिक्स हो गए हैं कि नहीं वही यूज करना है हमें, तो इसको हम फंक्शनल फिक्सनेस बोलते हैं। एक तरह का कॉग्निटिव बायस होता है ये, और अगर इसका ऑपोजिट बोले तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है, यानी कि संज्ञानात्मक लचीलापन। अब दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है आपकी रिस्पॉन्स सेट की। बेसिकली आप एक प्रॉब्लम को एक ही तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसको आप सिर्फ एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने एक तरह से रिप्रेजेंट किया है, दूसरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया, तो सॉल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। आप उसको सिर्फ एक नजरिए से देख रहे हो, उस प्रॉब्लम को आप उसको डिफरेंट नजरिए से नहीं देख रहे हो। तो ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया सेट। अच्छा, इसमें एक चीज और है, रिस्पॉन्स सेट को कई बार जो है हम मेंटल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्म भी आपको देखने को मिल सकते हैं रिस्पॉन्स सेट में। कई बार हम क्या करते हैं कि एक जैसी प्रॉब्लम्स को एक ही तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो हम अगली प्रॉब्लम फिर नया तरीका हम नहीं सोचते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें ये है कि आपको जो है इसको बराबर करना है, एक स्टिक आप रिमूव कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? तो सिंपली क्या होगा कि आप जो है एक स्टिक को यहां ले आओगे, तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। फिर मैं कहूं कि ये वाला आपको सोल्व करना है, तो आप सेम स्ट्रैटेजी अपनाओगे कि एक स्टिक को मूव करना है, तो आप इसमें से एक्स में से जो है एक स्टिक को रिमूव करके ऐसे लगा देते हो, तो फिर ये भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने सिचुएशन आए ये वाली, तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे? देखो अब यही है कि यहाँ पर हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करते हैं। अब बच्चों का रिस्पॉन्स क्या होगा कि बच्चे जो है पहले जो करते आए हैं उसी रिस्पॉन्स के आधार पर जो है इसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ रिस्पॉन्स सेट है कि हमें ऐसे ऐसे इस चीज को सोल्व किया था। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, वो वही दिमाग लगाते रहेंगे कि कहाँ से स्टिक हम रिमूव करके कैसे कर सकते हैं। अब देखो एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि 11 जो है अरेबिक न्यूमेरल में कन्वर्ट कर दें इसको, इस तरीके से भी हो सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब हम एक ही तरह की प्रतिक्रिया देते हैं हर चीज के ऊपर, तो वो हो जाता है रिस्पॉन्स सेट। अब देखो फंक्शनल फिक्सनेस क्या होता है कि फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब होता है जब आप कन्वेंशनल चीजों पर ही डिपेंडेंट हो जाते हो कि उन्हीं मटेरियल्स को हमें यूज करना है, और रिस्पॉन्स सेट मतलब होता है तरीका, एक प्रॉब्लम को और किस किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, कि आपने सेम तरीका लगवाया इसमें, इस तरह की चीजें होती है रिस्पॉन्स सेट के अंतर्गत। जिनको दोनों के बीच में डिफरेंस ना समझ में आए उसमें फिर से बता देती हूँ। फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब होता है कि आप जो है एक ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो वो आप सोच नहीं पाते हो, ये फंक्शनल फिक्सनेस होता है। कि कन्वेंशनल जो यूजेस है किसी मटेरियल के, हम उसी पर टिके रहते हैं और दूसरे तरीके से उसको यूज करने की कोशिश नहीं करते हैं। और रिस्पॉन्स सेट का मतलब ये होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हो, उसको देखने का नजरिया सिर्फ आपके पास्ट पर डिपेंड कर रहा है कि आप उस प्रॉब्लम को एक ही तरीके से देख रहे हो, दूसरे तरीके से उसको नहीं देख पा रहे हो, इसलिए आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हो। तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, सो इतना ही आज की वीडियो में। तो आपको कई सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ नए कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगेन मैं एक चीज बोल दूं कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टीचिंग एग्जाम्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।